हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं तो वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो आप विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन छोटा है, नहीं आएगा। छोटे ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन से ऐसे आए हैं जो आप विश्वास नहीं कर सकते। रोमन संख्या से क्वेश्चन आ गया है कि इसका रोमन संख्या ज्ञात कीजिए, इसकी रोमन संख्या बनाइए। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बट वही चीज़ हावी हो जाती है जब वो चीज़ आपको नहीं पता होता है। तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसा ना समझें कि ये छोटा है तो नहीं आएगा, छोटा ही आता है। इसलिए मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ आपको लग रहा होगा शायद कि सर बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं। सिंपल नहीं है, यही क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने देख लिया होगा क्वेश्चंस ऐसे ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप खुद समझ गए होंगे कि वीडियो हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सबसे ज़्यादा शेयर करना है हर एक वीडियो को। ठीक है, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिनसे आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें, क्योंकि अभी तो आपका एनटीपीसी चल रहा है, इससे बाद अपना गवर्नमेंट में फिर आपका आने वाला है कांस्टेबल। ठीक है, तो उसकी भी आपकी ज़रूरत है, तो आपको हमेशा ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारी वीडियो आपकी रिपीटेड होती हैं, सबको पता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होते हैं। तो आपको ये चीज़ आना चाहिए और सॉल्यूशन करना आना चाहिए, तो मेन चीज़ वही है। तो हम ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन से एग्जाम में वास्तव में ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जिससे मैं रिलेटेड कुछ कराए थे पहले, मैंने दिनों के कुछ प्रश्न बताए थे मैंने। ठीक है, कुछ एलसीएम के बारे में बताए थे, तो यही चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं, बार बार कंटिन्यू यही चीज़ें पूछी जा रही हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी क्वेश्चंस आते हैं आप उस क्वेश्चन को पहले पढ़िए अच्छे से, देन उसके बाद सॉल्यूशन करिए। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझते तो बिल्कुल नहीं आता है। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी चैनल से पढ़ रहे हैं, चाहे मेरे से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कोई भी कंसेप्ट। तो मैं यही कहता हूँ हर स्टूडेंट से, क्योंकि जो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं उस कंसेप्ट को पूरा पढ़िए और पूरा आपको वीडियो अच्छे से वॉच करना, अच्छे से देखना, तभी आप उसको फाइनल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो अभी एनटीपीसी में ये आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और क्वेश्चंस कैसे हैं देखेंगे आप तो कहेंगे बहुत ईजी हैं क्वेश्चंस। जब बनाने बैठोगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड हो जाते हैं। तो चलते हैं क्या, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है किसी कार्य को x प्लस वाई मिलकर 12 दिन में। आपको ध्यान रखना है कि जो x प्लस वाई है वो 12 दिन में काम कर रहा है। कौन कर रहा है काम? x प्लस वाई दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य कर रहा है? 12 दिन में कार्य कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, करते हैं, फिर कहता है y प्लस जेड। ये क्या कह रहा है? y प्लस जेड मिलकर के कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं? 15 दिन में कार्य को करते हैं। और फिर पूछा गया है z प्लस एक्स, ठीक है, मिलकर के 18 दिन में कार्य कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में कार्य कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर के उस कार्य को कितना समय लेंगे, ये पूछ रहा है। मतलब जो भी व्यक्ति है वो आपका फर्स्ट कार्य कैसे कर रहे हैं? एक्स प्लस वाई कार्य कर रहे हैं, वो आपका 12 दिन में निपटा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछा गया है उसी में कि वाई प्लस जेड मिलकर के 15 दिन में वो कार्य को फिनिश कर रहे हैं। फिर आता है जेड प्लस एक्स मिलकर के 18 दिन में फिनिश कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या रखा है आपका सारा कार्य। अब वो कह रहा है कि तीनों मिलकर के कितने दिन में कार्य करेंगे, तो तीनों को मिला दो। तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे ऐसी संख्या लो जो तीनों को काट दे। तो यहाँ पे जैसे मैंने 12 रखा है और 15 रखा है और 18 रखा है। एलसीएम मैंने आपको बताया था कैसे लिया जाता है, नहीं पता हो एलसीएम तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है एलसीएम की वीडियो, और नहीं पता हो तो उसको पहले वॉच कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई कि पहले आप हर एक वीडियो को वॉच कर लीजिए मेरी, क्योंकि जब ही आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। अब जहाँ पे आ गया एलसीएम निकालना, तो एलसीएम आपको आना चाहिए, तो इससे पहले वीडियो आपको वो देखना जरूरी है। तो सारी वीडियो मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आपको लिखना क्या है, धर्मेंद्र सर 91 के नाम से सर्च करेंगे तो आपको पर डे आपको वीडियो मिलती है नई।
तो आपको ध्यान रखना है कि उस वीडियो को अच्छे से समझो। कोई भी कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उसको अच्छे से समझो, तभी आपको ध्यान आएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, ऐसा कोई नंबर देखो जिसमें ये संख्या को पूर्ण डिवाइड कर ले। तो यहाँ से मैंने रखा 180। अब 180 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका एलसीएम होता है कितना, 180 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया। अब वो कहता है कि तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो तीनों का बोला है, और ये 180 क्या है, कुल कार्य है। क्या है, कुल काम है, ये पूरा काम है। टोटली काम कितना है, 180 दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपके दिन थे। तो क्या करेंगे, दिन को हम यहाँ से इससे क्या करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे वो देख लीजिए। जैसे यहाँ से 180 है, 180 को सबसे पहले कितने दिन से डिवाइड करना है, 12 से। यही तो मैंने अभी आपसे बोला कि एलसीएम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या किया, 12 से करेंगे। तो 12 का कितनी बार जाएगा, 12 एकन 12 ही जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे, क्योंकि 2 6 बचेगा, और ऊपर से 0 हमने लिख ली। ये आपको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इसलिए कंसेप्ट सिखाता हूँ, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। ये वीडियो मुझे पता है हर बच्चे तक जाना चाहिए और हर बच्चे को मिलेगी। तो ये पता नहीं होगा ना उसको कैसे कटता है, तो इसलिए मैं सिंपल तरीके से सिखाता हूँ हर बच्चे को। चाहे बच्चे को आता हो चाहे नहीं आता हो, तब भी उसको सॉल्यूशन करना आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, 12 पंजा 60। तो ये पूरा पूर्ण तरीके से चला गया, क्या नहीं चला गया। तो कितना आ गया इसका, ये आ गया पहले वाले का 15 आ गया। कितना आ गया इसका, ये 15 आ गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि 15 से 180। तो ये 15 का आपको 180 में डिवाइड करना है। ये तो यही तो देखा था आपने। तो 15 एकन 15। ठीक है, कितना बचेगा, 3, और 0 डाल लिया। तो 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये पूरा चला गया। तो कितना आ गया सेकंड, 12 आ गया। अब नेक्स्ट बचा कितना, 18। 180 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये तो सिंपल हो जाएगा। तो 18 एकन 18 आ गया, भाग टूटे की 0, तो 0 पहुंच गई। तो ये आएगा 10। तो हमने जो टोटल कार्य था कितना हमारा, 180, क्योंकि एलसीएम लिया तो हमारा टोटल कार्य कितना हो रहा था, 180 पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया। अब जो टोटल दिन आए, अब वो ये आए मेन दिन। पहले तो उल्टे सीधे मेन दिन नहीं थे, अब सही आए हैं। कितने आए हैं, यहाँ पे लिखा 15, फिर आया है 12, फिर आया है 10। तो टोटल कितने हो गए, ये हो गए 5 6 7 हो गया, और 3 37। तो 37 दिन में वो कार्य कर रहे हैं मिलके। अभी पूर्ण नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या लिखा था आपने, कुल काम को कितने दिन में कर रहे थे, 180 में। तो अब इसको 180 से डिवाइड करो। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन पूरा कर लीजिए। पूरा कैसे करेंगे, जो टोटल कितना हो गया हमारा, वो पहले आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो टोटल किया था अभी 37 आ रहा था। आपने ये देखा है कि इसको भी टोटल करना पड़ेगा, ये रखा हुआ है। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना निकाल के देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे निकाल के, तो कितना आएगा, 2 को कॉमन ले लो, x 2 बार है तो एक बार x लिख लिया, क्योंकि 2 बार आ रहा था 2 निकाल लिए। फिर y 2 बार है तो y को एक बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या है, उसको कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही z 2 बार है तो जो 2 बार लिख लिया। तो उसने पूछा क्या था कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। तो तीनों है x + y + z, और 2 हमने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि सब में आपका डबल था इसलिए। अब चलते हैं, टोटल कितना था वो, ये जोड़ा था अपने, कितना आ रहा था, 37। ठीक है, अपॉन में ये वाली संख्या नीचे पहुंचेगी। तो मैंने यहाँ से इसको बिल्कुल हटा देता हूँ। ये तो समझ में आ गया, ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि इसमें से कॉमन लिया था और वो संख्या नीचे आ गई। अब वो कहता है कि जो 180 था वो टोटल हमारा कार्य था। तो अब ये कार्य कैसे करेगा, 180 यहाँ लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 37/2। तो हमेशा आपको पता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है, ये तो आपको पता है। तो मैंने 2 का यहाँ पे इंटू कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से सही तरीके से हटा दिया। तो नीचे कितना बचेगा, ओनली 37 बचेगा। ठीक है, अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी प्रॉपर। तो कितना आएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा, और 18 दूनी 36 आएगा, अपॉन में 37 रहेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में कभी आपका डे नहीं आता, तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका क्या होगा, डेज। तो इतने ही दिन लगेंगे आपको। तीनों को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, 360/37 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन से आपको पूछे जा रहे हैं और यही क्वेश्चन से आया था एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। दिन से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है हर एक में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। तो ये पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसे क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसको बढ़ाने पर उस भुजा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है एक वर्ग जो होगा वो कैसा होगा, वर्गाकार ऐसा। तो ये भुजा और ये भुजा कैसी हैं, 20% है, ये भी 20% है, क्योंकि दो होती हैं ऊपर और नीचे, बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल का क्या है। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है और कुछ नहीं लगेगा, जैसे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन, ठीक है, और 100, क्योंकि ये आपसे परसेंट में पूछा है तो परसेंटेज में आपको 100% लेना पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 20 है, ये भी 20 है, प्लस यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, और परसेंटेज को मैंने 100 कर लिया। तो ये आपका इससे चला गया, ये इससे चला गया, बचा कितना वो यहाँ पे लिख लीजिए। ये हो गया 20, 40 हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 हो गया। तो ये कितना आ गया आंसर हमारा, 44। तो हो गया फिनिश, यही इसका आंसर है। कितना है, 44 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ही इसका पूछा जा रहा था कि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया। तो मैंने 20 इधर बढ़ाई, 20 इधर बढ़ाई, क्योंकि वर्ग पूछा तो दोनों साइड बढ़ाते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आपकी ये और ये दोनों चीज़ें बढ़ाई गई मैंने, तो यही चीज़ बढ़ाई गई, तो यही मैंने आपको रख दी, ठीक है, ये और ये। और उसको 100 इसलिए लिया क्योंकि उसको परसेंटेज में पूछा गया है। तो पूछ रहा था क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अपना क्षेत्रफल प्रभाव पड़ गया। तो कितना आंसर आया, 44। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या काम कर रहा है वो देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि सिंपल है, सिंपल नहीं है। ये क्वेश्चन से एग्जाम में आने पर आपको नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। अभी जब मैं करा रहा हूँ तब आपको सही समझ में आ रहा है, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सही समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित में कितना है, 75% है। यदि उस वस्तु को बेचने पर 15% की छूट दी जाती है। अब इस क्वेश्चन को समझना कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 75%। तो सबसे पहले परसेंट में आती है तो वो 100% होती है, ये सबको पता होना चाहिए। कितना होता है, 100% पहले से ही वो वस्तु होती है। अब वो पूछ रहा है कितना है, 75%, ठीक है। यही तो पूछा उसने कि अंकित मूल्य उसका कितना है, मतलब ये आपका अंकित मूल्य है, वो बेच रहा है। यदि किसी वस्तु को फिर दोबारा आपसे बेचेगा तो 15 रुपए की छूट दे देगी, ये आपका अंकित मूल्य है। मतलब ये फिक्स कर दिया कि इतने में ये आई हुई है, मतलब ये आपकी इतने रुपए में उसने ली है, और बेच कितने में रहा है, वो इतने % की छूट दे करके। तो कहाँ जा रहा है, 15% छूट कर रहा है, तो 15% छूट करेगा तो कितना बचेगा, 85, यही तो होगा, ठीक है। 85 15% पे ये हमने 15% की छूट करी, क्या करी, छूट दी। तो ये हमारा कितना हो गया, 85%। इसको समझना है, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो आपको सही समझ में पता नहीं चलेगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ये इतने % इसकी छूट दे रहा है, तो ये कैसे काम करेगा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि जो छूट आ रहा है उससे कह रहा है कि उस वस्तु को बेचने पर 15% की छूट हो जाती है। तो जो अंकित मूल्य है उसमें कितना अंतर आ रहा है वो देखा जाएगा। अब इसके और इसके बीच में देखो कितने का अंतर आ रहा है, तो अंतर आ रहा है वो 10 का आ रहा है, यही तो बता रहा है आपको। कितने का आया है, 10 का आया है। कितने में से आया है वो देख लीजिए, कितने में से आया है, इतने में से आया है, तो 10 का आंसर, तो इसको 75 लिखेंगे। अब इसका वो पूछ रहा है कि किसी भी अंकित परसेंटेज में, तो परसेंटेज का क्या करेंगे, इनटू, ठीक है, 100 का, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मेन चीज़ है। तो इससे क्या करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 × 75, 25 चौक 100, तो ये हो जाएगा, ऊपर 40 में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इतनी ही छूट दी जा रही है, 40/3। एक बार और समझ लीजिए, ये कह रहा था किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित है, मतलब ये 75% में पहले से ही लेके बैठा है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर 15% की और छूट दे दी उसने, ठीक है। तो इसमें से नहीं दी, इसमें से दी है, 100% होती है, उसमें से उसने कितनी दे दी, 15%, तो कितना आ गया, 85, क्योंकि 15 का 85 होता है। छूट दे रहा है तो कम होगा, बढ़ेगा
लाभ पे। तो इसने छूट दी थी, मतलब वो आपसे बोला था हानि। छूट मतलब होता है छोड़ना या हानि। तो ये 85% हो गया। अब वो पूछ रहा है कि जो आपने अंकित मूल्य 75% है उसका कितना होगा 15% से। तो 85 है तो इसमें कितना आपका बच रहा है अंतर, 10। 10 में से हमने कितना देखा, जिस पे अंकित मूल्य है उस पे से परसेंटेज लगा दिए तो आंसर आ गया। तो ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को आप पहचान लेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका मिल जाएगा। क्वेश्चन नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन आपको बनाने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये लिखा है एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है तो 2000 रुपये में बेच दिया जाता है, तो वह लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति है तो 2000 में वो बेच रहा है, आई कितने की है 1500 रुपये की, तो उसको तुरंत कितना लाभ मिल रहा है 500 रुपये तो मिलेगा सीधे सीधे। ठीक है, कितने में से 1500 रुपये में से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि लाभ किस में ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत के लिए 100 लगाते हैं, परसेंट में सबको पता है। तो यहाँ से 2 जीरो गई तो बचेगा क्या 5/15 इंटू 100, तो 5×3 = 15, तो कितना आ गया 100/3 आ गया। ठीक है, तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, परसेंटेज में है तो कन्वर्ट कर लो, 33 इधर आएगा। ठीक है, 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना परसेंटेज। तो कितना कमा रहा है, यही हो गया लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कमाता है, यही इसका आंसर हो गया। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। सिंपल की वजह से आप गलती मत कर देना कभी भी, क्योंकि जाना में से कम को घटा रहा है। वो कह रहा है कि 2000 में उसने बेच दिया है, जब लेके कितने से आया था 1500, तो माइनस में मत रख लेना कहीं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 1500 को घटा करके सीधे रख देते। तो माइनस वाले में नहीं गलती करना है। जो जितने की वैल्यू आई है और जाना में बिच रही है तो उसको उससे घटाए जाते हैं जाना वाली से, तो इससे इसको घटाया जाएगा। तो ये बचेगा 500, ये तो सबको पता है। बट इसका 500 आंसर नहीं होगा, ये ध्यान रखना। 500 ये क्या कर रहा है, बेचने पर उसको प्रतिशत ज्ञात करना है लाभ। तो परसेंट में आया कितना है वो उसको डिवाइड कर दो, देन आंसर आ जाएगा। तो ये अपना इस तरीके से प्रोसेस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन से आए हुए हैं, ऐसे नहीं है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अभी वाले जो करंट में चल रहे हैं 2020 में, उसी में पूछ रहे हैं एनटीपीसी के। अब ये कहता है यदि ए बी सी, मतलब कोई एक रेशियो दे दिया है उसने ए बी और सी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 2 और 3 और 4, ये वैल्यू दी गई है, तथा इनके योग, मतलब ये पूछ रहा है कि जो संख्या दी गई है उनके तीनों का योग कितना 180 है, तो b का मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों का योग तो कितना है 180 है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि b को फाइंड करना है, b का हमें फाइंड करना है। तो b नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाले को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू b, कितने में से फाइंड कर रहा है, ये तीनों में से, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो ये b को ही तो फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैपिटल है तो कैपिटल ही लिख लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया p। अब आता है, इसको लिख लो b का क्या क्या मान आ रहा है। तो ये लिख लिया, इनटू b का मान कितना है 3, और ये जोड़ लीजिए कितना है यहाँ पे 2, 5, 5 और 9, 9 हो गया, मतलब 4, 3, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं। कटेगा कैसे, जैसे मैंने यहाँ से काटा 3 त्रिक 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 छंगे 18, तो ये आ जाएगा 60। तो आंसर भी हमारा कितना हो गया 60। तो वो क्या कह रहा था कि यदि ए बी सी रेशियो में दिए हुए नंबर है 2, 3, 4 हैं तथा इनके तीनों का योग कितना 180, तो तीनों का योग 80, 80 रखा, तो b का मान ज्ञात करना है। तो b हमने यहाँ रख लिया। वो कहता कि a का मान ज्ञात करना है तो 2 रख लेते, वो कहता c का मान तो 4 रख लेते, तो सिंपल हो जाता, हो ही गया अब तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन से बहुत छोटा दिया गया था। क्वेश्चन से क्या कह रहा था कि 699 को रोमन संख्या में लिखिए, ये क्वेश्चन से था। मतलब क्या था, 699 को 699 को रोमन संख्या में लिखिए, संख्या में लिखिए, ये पूछा गया था, लिखो। ठीक है,
तो ये इसमें बच्चे घबरा गए, क्योंकि ये रोमन संख्या थी। हर बच्चा कंपटीशन पढ़ता है तो ये छोटी चीज़ें नहीं देखता है, बट ऐसे ही क्वेश्चन इन्होंने इसलिए पूछ लिए। कम से कम जो बच्चे इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो वो तो आना चाहिए। तो छोटी चीज़ भी पूछी जा सकती है कंपटीशन में। अब ये मत समझना कि सारे आपके हार्ड क्वेश्चन हुए, सिंपल चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो आपको रोमन संख्या आपको पहले आना चाहिए, तभी आप इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से इसको बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 699, कितना लिखा है 699। तो हमें ये देखना है कि ये किस में कितने भाग से जोड़ेंगे तो हमारा 699 पहुँचेगा। तो डायरेक्ट हमें तो पता नहीं है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, बट हमें 500 का पता है, 90 का पता है, 80 का पता है, 9 की पता है, 10 की पता है। तो उसके अनुसार हम इसको फाइंड कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैं इस संख्या को ऐसे लिखूं, 500 लिखा, प्लस मैंने 100 लिखा, ठीक है, प्लस मैंने 90 लिखा, प्लस मैंने 9 लिखा। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा इसका? 699 ही आएगा। मैंने इसको खंड क्यों कर लिया है? खंड इसलिए किया है क्योंकि इससे क्या होगा, हमें जो रोमन संख्या होगी उसमें मिस्टेक नहीं होगी, प्रॉपर आ जाएगा। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या होती है तो सबको याद तो नहीं किया जा सकता, बट एक सीक्वेंस तो याद किया जा सकता है कि 500 को क्या कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, 90 को क्या कहते हैं, तो वो हमें याद होना चाहिए। तो 500 को तो सबको पता है डी बोलते हैं, 100 को सबको पता है सी बोलते हैं, 90 को पता है एक्स सी बोलते हैं, और 9 को भी पता है कि आई एक्स बोलते हैं। तो ये सबको पता था पहले से, ये आई वाला है, ठीक है। अब ये ही इसने पूछा था कि इसको टोटली तो जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा जब पूरा, तो वही आपका आंसर कहलाएगा। तो डी सी एक्स सी और आई एक्स, तो इसी को पूरा बोला जाता है क्या? 699। मान के चलो यही क्वेश्चंस कहीं चेंज कर दिए जाता, कैसा लिख देते? 693 लिख देते, तो आप आसानी से बना सकते थे, क्या नहीं बना सकते थे? तो अब भी बन जाता 693। तो कहाँ पे चेंज होता है? यहाँ पे। कितने से? जैसे 500 प्लस 100 प्लस 90 प्लस, क्योंकि इसकी जगह 3 आ जाता, बाकी सेम वैल्यू रहती। जैसे डी और सी और एक्स सी और 3 की जगह 3 आ जाता। तो इस तरीके से ये वैल्यू इस तरीके से बन जाता। तो ये वैल्यू मैंने इसलिए बताया आपको कन्वर्ट करके, क्योंकि इसमें आपको कन्वर्ट करना आ गया तो कहीं भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में आया था एनटीपीसी में, किसमें? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन को हल्के में ना लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोमन संख्या आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आए। तो आज आपने देखा कि एनटीपीसी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि छोटा बड़ा नहीं सोचें, आप क्वेश्चन को पूरा करके आएँ। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि हर बच्चे तक पहुँचना चाहिए, जिन बच्चों को पता चलना चाहिए, जिन बच्चों को पता नहीं है कि इस तरीके के कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल में। जब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।